गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करेंगे विविध प्रश्नावली 7 समाकल इंटीग्रल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x-x³ यानी कि जो फंक्शन है हमारे पास है वो है 1/x-x³। इसका प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, समाकल ज्ञात करना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और यहाँ पे लगेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न। यानी कि हम आंशिक भिन्न में इसको तोड़ेंगे। आंशिक मीन्स छोटी छोटी, आंशिक मीन्स छोटी छोटी भिन्नों में, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि छोटे छोटे भिन्नों में हमने इसको तोड़ दिया। तो जो आपके पास ये भिन्न के फॉर्म में थी, भिन्न मीन्स आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में थी, उसको पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रेक किया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर है वहाँ से मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा। तो देखिए यहाँ पे x है, x-x³ है, तो x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1-x², क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x था तो x तो आउट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 - x हो जाएगा और 1 + x। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों a² माइनस जो b² होता है वो होता है a - b और a + b। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो फंक्शन था एक भिन्न के फॉर्म में था, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में था, और आपने उसको कन्वर्ट कर चुके हैं आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन में। गॉट इट। तो नाउ उसको हम कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं उसे a/x, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ किसका, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न होगा। ठीक है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है। तो इसको हम तोड़ेंगे a/x। लिखने का जो नोटेशन होता है इसका वो होता है a/x। क्यों? क्योंकि 1/x है, यानी x है सबसे पहला फैक्टर क्या है इसका, गुणनखंड क्या कर रखा मैंने इसका x। तो a/x प्लस दूसरा गुणनखंड यानी जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका b अपॉन क्या हो जाएगा 1 - x। और जो तीसरा जो फैक्टर है इसका प्यारे बच्चों ये है 1 + x, यानी कि c/1 + x मैं लिखूंगा इसे। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे आप कि इसका हमने एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, x 1 - x 1 + x, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और a के साथ किस, जब x यहाँ पे है तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x 1 + x, क्योंकि तीन तीन यहाँ पे आपके पास जैसे फ्रैक्शन दिख रहे हैं। तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 - x 1 + x, b के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1 + x, और c के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो cx 1 - x। इससे प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे इसने नॉट होना था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नॉट नहीं किया, डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब आपके पास 1 बच जाएगा। तो 1 = क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं नोट कर लूँगा, ये जैसा आपको दिख रहा है उसको कंसीडर कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि x = 1 यानी कि x = 1 मैं यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर है। क्यों करूँगा x = 1, क्योंकि इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप कि जो a है उसमें कहीं ना कहीं 1 + x है, और आपने इसको क्या करना है 1 + x को कुछ देर के लिए आपने सपोज 0 रखा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x = -1 मिल जाएगा। इसका मतलब एक बार आप x = -1 रख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। एक बार आप यहाँ पे 1 - x है तो 1 - x = एक बार 0 रख देखेंगे तो x = क्या बन जाएगा आपका, x = 1 बन जाएगा। तो एक बार इसका मतलब x = 1 रखेंगे, एक बार x = -1 रखेंगे, और तीसरी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या रखेंगे x = सीधा सीधा क्या कर देते हैं 0। यानी कि ये तीनों ही वैल्यू मैं अब इसमें रखने वाला हूँ, लेकिन एक साथ नहीं रखनी है, 1 by 1 करके रखनी है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे बच्चों कि समीकरण 1 में यानी जो इक्वेशन 1 है उसमें मैंने x = 1 रखा है। तो जब आप 1 रखेंगे, देखो भाई 1 रखेंगे तो क्या होगा, फटाफट से रखिए 1 = ये तो देखो 1 रखा आपने, तो यहाँ पे मैं यहीं पे रख लूँ 1 - 1 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 रखा तो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या कर देगा, उसे टोटल को 0 कर देगा, इसलिए 1 - 1 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0। इसमें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि जब 0 × समथिंग क्या होता है 0 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि b यहाँ पे 1 रखा आपने तो 1 + 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 + 1 होगा इंटू 1 होगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपने फिर 1 - 1 रखोगे प्यारे बच्चों तो 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 0 होने वाला है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 1 = 2b। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा कि हमें हमारे पास जो ये अननोन क्वांटिटी जो मैंने रखी थी a b c, जैसा आपने देखा यहाँ पे शुरू में a b c के फॉर्म में, वो आपके पास आ रही है धीरे धीरे करके 1 by 1 करके। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास आई 1/2। ऐसे ही मैं अगले राउंड में क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में ही x = -1 करूँगा। तो -1 करेंगे तो देखो यहाँ पे -1 रखोगे तो क्या होगा भाई,
-1 रखने पे ये भी फिर दोबारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे -1, x -1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह में -1 रखोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगी, सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर -1 रखोगे तो 1 -1 रखोगे, क्योंकि x की जगह -1 रखा है तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2c आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करके देखेंगे इसी इक्वेशन में। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे हमने, जैसे मैंने कहा आपसे कि इक्वेशन 1 में फिर x इक्वल टू -1 रखेंगे, आप पुट कर लेंगे तो आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी -12। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगले राउंड में हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 1 में रखने पर, तो 0 रखने पर आपको a की वैल्यू भी यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में आपने रखना है जो इक्वेशन 1 मैंने कंसीडर की थी। अब आपने क्या करना है कि जो a b c की जब वैल्यू आपके पास आ गई तो आपने शुरू में रखना है। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर था 1/x 1 - x 1 + x। मैं नोट कर रहा हूँ, खाली कुछ अपना दिमाग मैंने अभी चलाना नहीं है, आप लोगों ने भी नहीं चलाना, सिर्फ ये रखना है कि जो ABC की वैल्यू आई आपने इस वाले जो मैंने एज इट इज़ मैंने नोट कर रखा दूसरे पेज से, यहाँ पे मैंने एज इट इज़ नोट कर लिया। A की वैल्यू रखा आपने 1, तो 1/x हुआ। B की वैल्यू रखा आपने, देखो B की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, हाफ आई थी। ठीक है, तो B की वैल्यू रखी तो 1/2 1 - x, और C की वैल्यू आपके पास ये आ रखी थी प्यारे बच्चों -हाफ, तो 1 - 1/2 1 + x हो जाएगा। अब फटाफट से क्या करना है, इसका समाकल ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा dx, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये है, ये वाला जो था फंक्शन, वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल तो होगा, क्योंकि इससे तो मिलकर ये बना रखा मैंने, इसके तो फैक्टर किए थे ये। समझ में बात आई? और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट होने के नाते इंटीग्रेशन 1 - x dx, और यहाँ पे मैंने क्या किया, -हाफ को बाहर निकाला, तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 + x dx, जैसे कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है, log x हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा। ये क्या होगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1 - x dx है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 - x है, तो डायरेक्ट आप उसे लिख सकते हैं इसको, लेकिन जब 1 - x होगा तो इसको लिखेंगे आप -हाफ log 1 - x। क्यों? क्योंकि 1 - x, अगर ये 1 + x होता तो यहाँ पे साइन क्या होता, वही रहता जो यहाँ पे अभी है, यानी प्लस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा 1 - x है। अब क्यों होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर 1 - x को आप t रखेंगे तो इससे आपके पास -dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dx, और dx इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू -dt। तो इसका मतलब जब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहेंगे, ठीक है, प्रत्यास्थापन विधि से करेंगे, तो 1 - x को आपको t मानना पड़ेगा। नॉर्मली तो देखा जाए तो यही हम लॉजिक हमारा ये लगता है ना, कि 1 - x को हम क्या लेते हैं, t लेते हैं, फिर जैसे हम t लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, यानी अवकलन करना पड़ता है। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dt, यानी कि यहाँ पे dx जब -dt रखेंगे तो माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन मैं अभी लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, -1/2 इंटीग्रेशन 1/1 + x है, तो इसको तो सिंपल सा मैं लिखूंगा log 1 + x, क्योंकि यहाँ पे ये x के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है पहले से वही साइन बरकरार रहेगा, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन रहेगा। कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे हो जाएगा आपका log x -1/2 log क्या हो जाएगा, log 1 - x, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस होगा, क्योंकि 1 माइनस है, x का साइन x किसके साथ है, नेगेटिव के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब आपने t माना उसको, -1/2 log 1 + x c। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, log x mod x -1/2 log, यहाँ पे 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन लिया 1/2 और माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log 1 - x प्लस log 1 + x + c। log mod x -1/2 log, जब आपको पता है log का रूल लगेगा तो log m प्लस log n, तो log m n है ना, यहाँ पे log इसको मानेंगे हम m, इसको मानेंगे n, तो ये क्या हो जाएगा log m n + c। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी दोबारा बन गई, क्या बन जाएगी, 1 - x², यानी a² - b², a - b a + b, तो क्या लिख सकते हैं 1 - x²। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई, आंसर को और अच्छे से बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 1/2 लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं log x mod का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा, क्योंकि जब आपको पता है कि अगर log m² है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 आगे आ जाएगा 2 log m। ठीक है, यानी कि जो 2 है वो आगे आ जाता है इसके आगे, जैसे मैं आपको लिखा है मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगी, तो यही तो बचेगा, तो इसलिए मैंने 1/2 करा, यहाँ पे x² लगा दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 1/2 को मैंने फिर कॉमन ले लिया, और log जब कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, ये log x², और ये आपका नेगेटिव साइन है तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि कौन सा रूल लगा यहाँ पे, log m - log n। मैं बहुत बार आपको बताता हूँ कि log m - log n होता है log m/n। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा x, ये m है और ये आपका n है, तो ये हो जाएगा आपका log x² अपॉन 1 - x² + c। तो यही आपका प्यारे बच्चों आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास आई इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया लेट करके, मैंने कि माना आई इक्वल टू फंक्शन तो आपके पास ये है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x+a+√x+b dx। तो प्यारे बच्चों इसको मैंने आई के बराबर लिखा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा रूट के अंदर उसका डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं हिंदी में परमेयीकरण करना। तो परमेयीकरण करने का मतलब होता है कि जो ये आपको भिन्न दिख रही है, यानी कि जो आपको फ्रैक्शन दिख रही है जिसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला आपको जो दिख रहा है √x+a+√x+b। तो यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो इसका साइन प्लस है वहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से, यानी कि प्लस है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे, बाकी एज इट इज रखा। तो ये आपको दिख रहा है, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा तो यही तो बचेगा आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के साथ कर लीजिए √x+a-√x+b अपॉन, ये आपका आइडेंटिटी बन चुकी है। आइडेंटिटी क्या बनी है, a+b a-b, तो क्या बनता है a² माइनस b²। तो a² करोगे तो रूट से क्या होगा, स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये बनेगा आपका x+a माइनस x+b। ये ब्रैकेट ऑफ हुआ तो ये आपके पास कंडीशन बनी x+a माइनस x माइनस b, इससे x से x आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपने देखा कि आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन √x+a माइनस √x+b dx अपॉन a माइनस बी कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया। इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेशन x+a dx का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, फिर माइनस ब्रैकेट लगा रखा है इंटीग्रेशन x+b dx। इसको हमने क्या किया प्यारे बच्चों कि जो रूट है उसको लिख सकता हूँ मैं पावर के फॉर्म में, यानी पावर क्या लिख सकता हूँ, आधा लिख सकता हूँ, आधा मीन्स हाफ dx। यहाँ पे भी मैंने पावर कर ली इसकी हाफ। अब आपको पता है कि सिंपल सा इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a-b, तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, क्या होता है एक पावर ऐड हो जाती है तो x+a की पावर 1/2+1, तो यहाँ पे भी होगा 1/2+1, टोटल क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे मैंने 3/2 लिखा है डायरेक्ट, माइनस x+b की पावर 3/2 अपॉन 3/2+c। तो यहाँ पे ये 2/3 हो जाएगा, जब ऊपर घूमेगा तो क्या होगा 2/3, ये भी 2/3, तो 2/3 को फिर मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 2/3 a-b, और यहाँ पे आपका आंसर जो अंदर बचा है वही आंसर आपका होगा x+a की पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/2 माइनस x+b की पावर 3/2 प्लस, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों आपके पास आई इक्वल टू, ये मैंने लेट पहले से लिख दिया आई, तो लेट लिखूंगा, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e e⁵ 5 log x माइनस e⁴ 4 log x अपॉन e⁵ 3 log x माइनस e⁵ 2 log x dx। फिर यहाँ पे भी लॉग वाला आपके पास आ चुका है। तो लॉग के रूल अगर आपको आते हैं प्यारे बच्चों तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में बहुत आपको लग रहा होगा थोड़ा डरावना डिफिकल्ट, लेकिन है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है लॉग का रूल क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर लॉग m² है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log m, ठीक है, यानी जो पावर है वो आगे आ जाती है, ठीक है। ये जो अगर आगे है तो ये पावर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे अब आगे है 5 तो ये पावर में आपके चले जाएगा x के पावर में, तो इसको लिख सकता हूँ मैं e log x की पावर 5, क्योंकि जैसे ये 5 यहाँ पे आ जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस सेम है यहाँ पे भी मैं ऐसे करूँगा e log x की पावर 4, यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया e log x की पावर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, e log x की पावर 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर जब आप इसको कर दोगे, ये भी यहाँ पे लॉग का रूल लगा। इसके बाद एक लॉग का रूल और होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर e की पावर में यानी e⁵ में कोई भी लॉग के साथ है, जैसे मैंने लिखा e⁵ log m, ठीक है, तो e⁵ log m को आप डायरेक्ट सिर्फ m भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लॉग का रूल है। आप e⁵ log m है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं m, यानी e⁵ log m होना, यानी e की पावर में log के साथ जो है डायरेक्ट आंसर में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं e⁵ log m है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, डायरेक्ट m तो लिख देंगे, यानी कि x की पावर 5, यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4, यहाँ पे भी x की पावर 3, यहाँ पे भी x की पावर 2 हो जाएगी dx। यहाँ से x की पावर 4 कॉमन आ जाएगी, अंदर बचेगी x माइनस 1, यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन आएगा जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन x² dx, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। इसका सिंपल सा कर लेना है x की पावर 3/3 प्लस c, यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।